जी, आपके सवाल और हमारे जवाब तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों आपका एक प्रोग्राम STH में देखा जिसमें जस्टिस रिटायर वजीहुद्दीन साहब मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जहांगीर तरीन खान साहब के ऊपर कि वो बनी गाला का किचन का ख़र्चा चलाते रहे हैं और इमरान खान का घर उस पैसों से चलता रहा है। और कल जो है वो बयान आ गया है सरकारी जो नुमाइंदे हैं हुकूमत के कि वो उनके ऊपर हत्या की इज़्ज़त का दावा करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन खान साहब ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये तो बताया है कि नया पाकिस्तान के लिए वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है, पर बनी गाला का जो किचन है वो उनके पैसों से नहीं चलता रहा। तो ये एक अजीब तिकोन सी बनी हुई है सर। अब इसमें समझ नहीं आ रही आम आवाम को कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जहाँ तक देखा जाए तो जस्टिस साहब एक सीनियर पार्टी मेंबर रह चुके हैं बहुत अरसा तक PTI के, और जज भी हैं। वो एक उनका जो ओहदा है वो मकसद छोटा ओहदा नहीं है, तो इतने बड़े लेवल पे बैठ के एक शख्स सीनियर आदमी कैसे झूठ बोल सकता है। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब वो खुद क्यों नहीं खुल के बता देते कि किसने खर्चा चलाया है या नहीं चलाया। वैसे तो वो हर बात पे नोटिस लेते हैं और बात करते हैं। तो सर आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है? जी, जहांगीर तरीन साहब ने मामले को और गंभीर कर दिया अपने ट्वीट के ज़रिए। इससे पहले जस्टिस वजी जो थे उन्होंने अपना बयान दिया, फिर जस्टिस वजी अपने बयान के ऊपर कायम हो गए। अब हुकूमत जो है उनके नुमाइंदगान कहते हैं कि हमने इनके ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का दावा करना है। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर तो बात नहीं कर रहे थे। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि ये ईमानदार नहीं है। मेरे ख्याल में जो असल में बात लगी है वो जहांगीर तरीन वाला इल्ज़ाम नहीं लगा, वो ये बात लगी है कि ईमानदार नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो साकिब निसार साहब की अदालत ने ये कह दिया कि ये ईमानदार हैं, उनको सर्टिफिकेट दे दिया। वो सर्टिफिकेट 1-2 मरतबा कोर्ट भी कर चुके हैं, तो ये बात लगी है उनको। जहांगीर तरीन की जो कुर्बत है उसके चर्चे PTI के हलकों से आगे जाते रहे हैं। जहांगीर तरीन खुद गाड़ियों समेत और जहाज़ समेत मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से पार्टी की मीटिंग्स में बात करते रहे हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है बड़ा स्पेसिफ़िक है, तो मेरे ख़्याल में जब कानूनी जंग चलेगी तो फिर अगर चली तो फिर जस्टिस वजी साहब को भी शवाहिद सामने लाने होंगे। इस वक्त तो खैर बयान की जंग जारी है, लेकिन जो बयान है उसको जहांगीर तरीन ने उसकी हकीकत को न्यूट्रलाइज़ कर दिया ये कहते हुए, या निगेट कर दिया ये कहते हुए कि मैंने तो काम ये नहीं किया। वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मालूमात उनके पास हैं, लेकिन जिस किस्म की उनकी कुर्बत रही है इमरान खान साहब के साथ, बहुत से लोग इसको खारिज इम्कान नहीं करार देते। तो मामला तय होगा बज़रिया लीगल बैटल। ये जो जनरल साहब अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, कह रहे हैं कि जनाब अली जनरल मुशर्रफ का जो कू था 1999 वाला, 1999 वाला, तो वो ठीक नहीं था। तो इम्प्रेशन ये है कि हमें तो हुक्म मिला था कि ये कर दें वो कर दें, हमने कर दिया। तो चलें, इनको हुक्म मिला था। क्या इस तरह मुशर्रफ साहब तो चले गए, लेकिन जिन्होंने ये हुक्म माना वो कह रहे हैं जी हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम गुनाहगार नहीं हैं, क्योंकि हमें तो हुक्म मिला था। फ़ौज में तो कमांड है, कमांड का हुक्म मिलता है। इस पर थोड़ा सा तबसरा फरमाएं। जी, सिर्फ ये वाहद नहीं है जिन्होंने ये बात की है, इससे पहले भी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे वो भी ये बातें करते आ रहे हैं। बाज़ लोग जो उनके दायां बाजू समझे जाते थे उन्होंने तो किताब लिख दी और बताया कि जनरल मुशर्रफ साहब क्या क्या काम किया करते थे। दूसरे मामलात के ऐनी शाहिदीन में वो तमाम लोग मौजूद हैं मुझ जैसे, जिन्होंने वाक़यात को बड़े करीब से देखा और अंदर से देखा और जाना कि निज़ाम कैसे काम कर रहा था। गुजारिश जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ज़िया-उल हक, अयूब ख़ान और मौजूदा दौर की मिसालों से हट के गुजारिश हमारी ये है कि एक मरतबा अपना जहन बना लें कि पाकिस्तान को आपने चलाना कैसे। अगर पाकिस्तान को चलाने के लिए आपने मुसलसल तजर्बाती कोशिशें जारी रखी तो हर तजर्बे का वही नतीजा निकलेगा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तजर्बे का निकला।
पाकिस्तान को घुमा घुमा के 1947 के नुक्ते पर खड़ा कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नागुफ्ता बेहालत में जो 1947 में मुल्क की थी। आप कहेंगे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, 1947 में तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, अब देखें हमारे पास क्या है, अब फहरिस्त देंगे। मैं बात कर रहा हूँ एतमाद की, मैं बात कर रहा हूँ उम्मीद की, मैं बात कर रहा हूँ उस प्रॉमिस की जिसके ज़रिए कौमें चलती हैं, ये सोचते हुए कि हमारे यहाँ मुश्किलात तो बहुत हैं लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इम्कानात वाज़ेह हैं। जब ये उम्मीद चली जाती है लोगों से, तो फिर आपके पास भले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, आपने बड़े कारनामे किए हों, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हों, फौजें हों और हर तरफ आप ढोल धमाके बजा रहे हों, लेकिन अंदर से आप खोखले हो जाते हैं। 1947 में हमारे पास कुछ नहीं था, 1947 में हमारे पास उम्मीद थी। 2021 में हमारे पास ज़ाहरन काफ़ी कुछ है, अगर बहुत कुछ नहीं है काफ़ी कुछ है, लेकिन हमने इस मुल्क को तजर्बाती आदत की वजह से अंदर से खोखला कर दिया। तो अगर आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम लाना है तो भाई ले आए, कह दे 40 साल हमने इस तरह ही चलाना है। ये ना करें कि आधा तीतर आधा बटेर, जो हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड सिस्टम की बातें करते हैं तो फिर हंसते भी हैं, अंदर से खुश भी होते हैं। देखें जी, हमें तो पता है हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन देखें चल ऐसे ही रहा है। निज़ाम की खराबियां जो हैं वो मुल्क के गले पड़ गई। तो मैं कार्रवाई वगैरह के अंदर नहीं जाता। कार्रवाई किधर होनी है इस मुल्क के अंदर? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जो उनके साथ थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है? कार्रवाइयों को तो आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये फैसला कर दें कि आपने इस मुल्क के साथ करना क्या है। ये जो सऊदी अरब अभी अपना फ्यूचर बना रहा है, फ्यूचर से मुराद फ्रांस के जो सदर साहब हैं वो भी इधर आ रहे हैं, और इसराइल को एक्सेप्ट करने की तैयारियां यानी हो ही गई हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है, अरब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तकरीबन सऊदी अरब ही बाकी रह गया है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि फिर पीछे तो एक पाकिस्तान रह जाएगा, और पाकिस्तान फ़र्द वाहिद है जिसके पास ना अपना आयल है ना और कुछ है, हम उनके मुताज हैं। हम किस दड़े में जाएंगे? अगर हम भी एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे? जो हमने रिसेंटली हालात बनाए हुए हैं, यानी फ्रेंच एम्बेसडर को निकालें इधर से, यानी इस तरह के जो हमने हालात खुद अपने लिए पैमाने दीनी जमातों के साथ मिल के बनाए हुए हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियां हो रही हैं। देखें, जो अरब ममालिक हैं उनका मामला इसराइल के साथ मजहबी और नज़रियाती बुनियादों पर नहीं है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि इसराइल का मामला भी जो है वो अरब ममालिक के साथ नज़रियाती और मजहबी बुनियादों के ऊपर नहीं है। ये बहुत हद तक एक सकाफत की जंग है, एक तारीख़ की जंग है, और बहुत हद तक ये एक इलाके की जंग भी है। इसके अंदर मज़हब और जो तारीख़ी ज़ाविये हैं, जो क्लेम्स हैं, दावे हैं, उनका एक रोल है, लेकिन ये वो लड़ाई नहीं है जिस तरह हम इसको देखते हैं। लिहाजा जो अरब ममालिक हैं वो अपनी पॉलिसी एडजस्ट करते रहे हैं। सऊदी अरब समेत इसराइल से मतलब कोई अनहोनी बात तो नहीं है। पाकिस्तान जो है हमें अपनी पॉलिसी अपने मफादात के तहत बनानी चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको अपनी पॉलिसी ना चीन के साथ जोड़नी चाहिए, ना सऊदी अरब के साथ, ना अमेरिका के साथ, ना हिंदुस्तान के साथ। हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इसराइल को तस्लीम करने से हमारा कौन सा मसला हल हो जाता है। आप किसी रियासत को तस्लीम ना भी करें, लेकिन अपने ताल्लुकात ऐसे रखें कि खाम खा के आपके दुश्मन ना बने, ये बिल्कुल मुमकिन है। डिप्लोमेसी का काम ही है। तो ये कहना कि इसराइल को हमने तस्लीम कर लिया तो हमारे मसले पुर से हल हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। खाम खा सऊदी अरब के पीछे या यूएई के पीछे, दूसरे ममालिक के पीछे लगकर इसराइल को अगर आपने तस्लीम कर लिया तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? वो उससे किस तरह मुख्तलिफ है जो हमने पहले पॉलिसी अपनाई हुई थी कि जब उनकी लड़ाई होती थी तो हम भी तलवारें निकाल लेते थे। तो हमें अपनी पॉलिसी अपने मफादात से जोड़नी चाहिए। मुझे पता है पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और हालिया उन्होंने बातें की हैं, दोबारा से बातें की हैं, इंटरव्यूज़ करते फिर रहे हैं जी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये बातें चल रही हैं और अभी तक ये बाकी है कि इसराइल को तस्लीम कर लें। भाई, इसराइल को तस्लीम करने से आपके घर में कौन से दाने पूरे हो जाने हैं? जब तक आपने पाकिस्तान के अवाम के सियासी हकूक़ को तस्लीम नहीं किया, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया, तो इसराइल
एक इसराइल छोड़ 2 इसराइल या 20 इसराइल को आप तस्लीम कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले तो आपने अपना घर सीधा करना है। इसराइल को मानने या ना मानने का मामला जो है वो बात का है। बिल्कुल मैं आपसे इस हद तक इत्तफाक करता हूँ, जो अंदरूनी हालात हैं, जो हमने एक्सट्रीमिज़म को अज़ खुद इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, मुवाफिक माहौल क्रिएट किया है, उसके लिए वो हमारे गले पड़ा हुआ है। सिर्फ वही नहीं, और बहुत सारे और भी मामलात हैं। ने जनरल इलेक्शन में वोट दिए थे नून लीग को, और हमारा जो यहाँ का जो MN साहब हैं वो भी नून लीग के हैं, और हुकूमत जो है वो PTI की जो है वो बन गई। तो हमें यहाँ पर अब 4 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं, होने वाले हैं। तो जब हम MN साहब के पास जाते हैं कि हमारे कुछ मुतालबात हैं, हमारे कुछ काम हैं, वो आप करें, तो वो कहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक हमारी जो MPA साहब हैं जुगनू मोहसन साहिबा, वो भी PTI की नहीं है और नून लीग की भी नहीं है। उन्होंने जो है वो आज़ाद कॉन्टेस्ट किया था अपना ये इलेक्शन, और वो एहतजाज करके उन्होंने जो है अपने मुतालबात यहाँ पर जो ग्रांट मंजूर करवाई है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो नून लीग के MN साहब हैं वो कैसे हमारे काम करवा सकते हैं? और अगर अगली बार भी हम नून लीग को सपोर्ट करें और हुकूमत जो है, वजारत उज़्मा जो है वो PTI के पास आ जाए, तो फिर हम अगले 4-5 साल भी ऐसे देखते रहेंगे कि हमारा जो MN साहब जिसको हमने वोट किया, वोट दिए थे, वो उनकी तो हुकूमत नहीं बनी। तो इसका कोई सल्यूशन है तो प्लीज़ सर आप बता दें, बहुत मेहरबानी सर। बदकिस्मती से 3 साल में तो आपने देखा, 1 साल तो इसमें गुजर गया कि जी हमने अपोजिशन वालों को फ़ंड नहीं देने। दूसरा साल इसके अंदर गुजरा कि हमारे पास भी फंड्स की कमी हो रही है क्योंकि मुआशी हालत ठीक नहीं है। तीसरा साल गुजरा एहतजाज करते हुए और अपने लिए फ़ंड लेते हुए। अब जो लोग अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है, उनका एक जेन्युइन मसला है, हुकूमत के पास फ़ंड्स की कमी है, और ये फ़ंड्स और वसाइल जो हैं हुकूमत अपने MNAs और MPs के ज़रिए उनके हलकों में लगाएगी, ना कि उन लोगों के ज़रिए लगवाए जिनसे उनकी पार्टी के मेंबरान का कल को सियासी जोड़ पड़ना है या दंगल होना है। तो इसके अंदर वो लोग मारे जाते हैं, सफ़र करते हैं, जिनके नुमाइंदगान असम्बली में तो मौजूद हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? ये उम्मीद करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तौफीक दे कि इस मुल्क में मुख्तलिफ हलकों में या हर हलके में सियासी कंसिडरेशन से ऊपर होके लोगों को मरकज़ियत देते हुए कोई प्लानिंग और स्कीम्स डेवलप हों। जब तक ये नहीं होगा, आप बस इंतज़ार करें कि आपका MNA अगर बन जाता है, हुकूमत में होता है, तो फिर आपका काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। बाकी ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि लोग वोट लेके भाग जाते हैं, तो भाई देखा करें ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं जो घुसपैठी हैं या जो छाता बरदार हैं, ऊपर से आते हैं या सुरंगों के ज़रिए आते हैं। भाई ना दिया करें उनको वोट, ना दिया करें उनको वोट। अपने अपने तई जो है ना एक दूसरे के साथ बातचीत किया करें और उन बताया करें कि कौन सा घुसपैठिया और कौन सा जो है वो वोट के काबिल है और कौन सा जो है वो धुतकारे जाने के काबिल है। तो ये फिर आपको एक्सरसाइज करना होगा ना अपना हक इस तरीके से कि ऐसे लोग जो आपको दगा देते हैं फिर आपके नुमाइंदे ना बने। ललित भाई, हुकूमत की तो बहुत बुरी कारकर्दगी है, लोग भी तंग बैठे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई उन दूसरी वजूहत की वजह से। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ को क्या हो गया है? वो तारीख पे तारीख दे रही है। वो आर या पार वाला वो जो नारा था वो भी ख़त्म हो गया, आखिरी मार्का भी नहीं हो रहा जो झगड़ा इनका होना चाहिए था इस हुकूमत से निजात के लिए। तो इसका रीज़न क्या है? क्या इनको खौफ है कि लोग इनके साथ बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर कोई डील हो गई है इनकी कि फ़िलहाल हाथ हल्का रखो, इनको टाइम दो, या सिस्टम को डीरेल नहीं करो, या फिर कोई ऐसा धागा या कोई ऐसा मंत्र जंतर इन पे असर कर गया है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये या किसी ने दम कर दिया है? इसका जवाब मेहरबानी करके दें। जी, अपोजिशन तारीख़ों वाली अपोजिशन है। अपोजिशन का कुल्ली तौर पर जो तकिया है इस वक्त वो ये कि अब से लेकर मार्च के दरमियान कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली हो सकती है। लिहाजा उन्होंने अपने लिए ये 3 महीने रखे हुए हैं ताकि हमें कुछ ना करना पड़े और ये निज़ाम अज़ ख़ुद किसी न किसी तब्दीली का बायस बन जाए या उस तब्दीली को ले आए। तो ये जो आपको बार बार तारीखें दे रहे हैं ना,
ये बुनियादी तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आम पककर खुद ही इनकी झोली में गिर जाए, इनको दरख्त पर चढ़कर ये आम की टहनी ना हिलानी पड़े और फल जो है खुद नहीं लेना पड़े। तो 3 महीने इन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं इस उम्मीद पर कि 3 महीनों में जो बनाने वाले हैं वो सुधारने का काम भी करेंगे।